आज का वीडियो लेक्चर। चलिए चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है आपका डे 2 और इसमें आपके जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस जो है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन आए हैं एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो और फिर मैं बहुत कम समय में आपको अच्छी और मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ। तो उससे पहले आपका कुछ डाउट है वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सेशन शुरू करता हूँ। अमित, हाँ अमित, नमस्ते नमस्ते डियर। महिपाल, गुड आफ्टरनून। हाँ, सौरभ कह रहा है सर यूट्यूब पे और लाइव बैच में फ़र्क क्या है। देखो, यूट्यूब और लाइव बैच का फ़र्क ये होता है कि यूट्यूब पे वो बच्चे पढ़ते हैं जिनमें उनकी 80% से ज़्यादा तैयारी हो चुकी होती है और वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो ये सिलेबस किस तरह से है उसको आइडिया लेने के लिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसकी सारी प्रैक्टिस यूट्यूब पे होती है। सर ऐप में फर्क क्या होता है, तो ऐप में फर्क ये होता है कि ऐप में दो प्रकार के कोर्स है, एक है लाइव कोर्स और एक है रिकॉर्डेड कोर्स। रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है ना, उसके अंदर आप ये चाहते हो कि सर मुझे आज के आज सब कुछ मिल जाए, तो हम रिकॉर्डेड देते हैं और रिकॉर्डेड में हर चीज आपको ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे मान लो संधारित्र में प्रेरकीय प्रभाव होता है, तो हर चीज को मैं डिटेल से लिख लिख के पढ़ाता हूं बिना पीपीटी के। वो है मेरी रिकॉर्डेड क्लास। और सर लाइव क्लास क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 3-4 महीनों में अगर आपका पेपर होता है तो उसके लिए अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें 6 महीने से ज्यादा लगता है समय। ठीक है, इसीलिए उस चीज को मैं मेरी तरफ से बेस्ट कंटेंट के साथ और साथ के साथ पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और वहां पर आपका कोर्स होता है। तीसरा डाउट भी ले लेता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसमें कुछ रिकॉर्डेड की क्लास डाल दी गई है। देखो, मैं इसलिए डालता हूं ताकि आने वाले अगर लास्ट के समय अगर 2 महीने बचेंगे और उसमें आपके पीछे का पोर्शन मशीन बच गया, मशीन अगर रह गया, तो वहां पर वो चीजें सही से हो नहीं पाती है। इसलिए आपको अभी पढ़ने के लिए हमने रिकॉर्डेड थोड़ा सा क्लास बेसिक का दे रखा है, ताकि आप उसको पढ़ो और मेन मेन मेरे साथ लाइव में पढ़ो। जब ये पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उसको वापस रिवाइज करा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन मत पूछना। ठीक है, और कौन कौन है? हर हर महादेव, नमस्ते प्रदीप, अशोक। हाँ सर, एक बात पूछनी थी बेटा, फटाफट से पूछ लो, बहुत समय वेस्ट हो गया है। अब अपने को क्वेश्चन भी करने हैं, जल्दी से पूछ लो, क्या बात है, जल्दी से पूछ लो फटाफट से, जल्दी पूछो। हाँ, तो शुरू करें आज का सफर, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे साथ में होते हैं, उनका टाइम भी वेस्ट होता है ना। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो लेक्चर बिना समय जाए किए। ये रहा पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली का भाग क्या है? व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ फायर सिग्नल सिस्टम? भैया फायर सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? स्विच, सॉकेट, फ्यूज, या घंटी, पंखा, पंप, लैंप, होल्डर, या फिर हीटर, पंप, घंटी, पंखा, या धुआं, ऊष्मा डिटेक्टर, डीकेम पैनल, अलार्म, बैटरी, ये सब। जल्दी से बता दो क्या है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट से। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही दे रहे हो। देखो, ध्वनि संकेत क्या होता है कि मान लो कहीं पर आपका फायर हो गया, कहीं आग लग गई, तो आग लगने पर फैक्ट्री में बहुत बड़ी जगह होती है, तो क्या हर जगह जाके बता पाना पॉसिबल है क्या? नहीं, तो वहां क्या होगी, अलार्म तो होगी। तो इनमें से देखो अलार्म कहां पर है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये रहा अलार्म, और यहीं से आपका आंसर खत्म हो गया। क्लियर क्लियर। तो अलार्म होना चाहिए, धुआं डिटेक्टर होना चाहिए जिसे कहते हैं स्मोक और हीट डिटेक्टर, फिर बेल होनी चाहिए, डीकेम पैनल होना चाहिए। डीकेम पैनल क्या होता है? ये एक ऐसा पैनल होता है जिसकी मदद से सारी की सारी मशीनों को ऑपरेट किया जाता है एक ही साथ। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हेलोन और सीटीसी प्रकार के अग्निशामक किस प्रकार की आग बुझाते हैं? तो बताओ, तरल सामग्री की, बिजली की, ठोस की, या पेट्रोलियम की? जल्दी बताओ, जिसने कल का वीडियो देखा है वो 2 मिनट में बता देगा, जल्दी बताओ। आप सभी को पता है कि सारे के सारे मटेरियल तीन ही प्रकार के हैं सर, एक है ठोस, एक है द्रव, और एक है क्या, गैस। अब एक और डाउट क्लियर कर लेता हूं,
आधे बच्चे पूछेंगे सर इसकी इंग्लिश क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है ना तो वो आ नहीं पाता है, इसलिए उसमें सिर्फ हिंदी रखी जाती है ना। तो मैंने सारे क्वेश्चन का आपको डाउट दे दिया जवाब। तो ये ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है सर क्लास ए, द्रव में क्या होता है क्लास बी, और गैस में क्या होता है क्लास सी। कागज अगर होगा या कोई भी कपड़ा होगा तो वो सब क्या आते हैं सर क्लास ए में। द्रव में जैसे आपका पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब। इसमें क्या आता है सीएनजी गैस, और उसी के साथ इसमें क्या आता है विद्युत से लगी आग। तो यही पूछा है हेलोन प्रकार का क्या है, तो विद्युत से संबंधित आग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला है हेलोन, उसके बाद क्या है पीएफसी, फिर सीटीसी, है ना। इस तरह से आपका चलता है। एक होता है CO2 और एक क्या हो जाएगा आपका रेत। ये सब आपके बिजली से संबंधित आग में है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हेलोन, क्योंकि हेलोन में ही ब्रोमोफ्लोरोक्लोराइड और सीटीसी का मिश्रण होता है। ठीक है। हाँ, अरे भैया आपके क्वेश्चन, गेमर जाट कह रहा है कि सर रिकॉर्डेड बैच नहीं है। देखो रिकॉर्डेड बैच क्या होता है, जैसे आप पेन ड्राइव में भी डेटा लेके जाते हो ना तो 5 से 10 मिनट का समय लगता है ना। तो उसी प्रकार से जब एक सिस्टम से दूसरे में कॉपी होता है तो उसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। तो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको वो बैच भी आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यहाँ फोन करके आप पूछ लेना। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जगह से अधिक विद्युत धारा बिजली के झटकों से त्वचा जल जाती है। बताओ त्वचा कब जलती है, 10 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 50 या 15 मिली एम्पियर? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। सर हम सभी को पता है 10 मिली एम्पियर से अगर नीचे हो तो भैया क्या होता है झटका नहीं लगता है। 10 से लेके अगर 15 मिली एम्पियर हो तो क्या होता है सर हल्का झटका लगता है। सर 1 एम्पियर या फिर इसको भी अपन क्या कह सकते हैं 1 एम्पियर से ज्यादा हो तो यहाँ क्या हो सकती है सर मृत्यु हो सकती है। तो अब देख लो क्या बचा है आपके पास, इसमें तो सर हल्का झटका लगेगा, इसमें भी हल्का झटका लगेगा। अब दो है, अब इसको लिखना आना चाहिए। जिसने मेरे साथ बेसिक पढ़ा है वो 2 मिनट में कहेगा सर 50 मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे लिखेंगे। सर हमको पता है ये 50 इंटू 10 की घात क्या है -3 एम्पियर। इसका मतलब अगर एम्पियर में मान पूछे तो -3 का मतलब इस दिशा में जाना है। 1 2 3 ये कितना मान है 0.050 एम्पियर, ये लिखना आना चाहिए। अगर सर मुझे इसको लिखना है तो अब मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, 10 की घात -3 का मतलब इस दिशा में जाना है। 1 2 3 ये कितना है 0.2 एम्पियर। तो आपको सामने दिखेगा आंसर क्या है सर, ये 0.2 एम्पियर है, ये 0.05 एम्पियर है। तो 0.05 एम्पियर यानी कि 50 पे क्या हो जाता है त्वचा जल जाती है। ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं यहां तक इस क्वेश्चन में आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सर मूक टेस्ट भी दे देना, अरे आ जाएंगे दोस्त, सब आ जाएंगे, डोंट वेरी, अभी आप पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत उपकरण पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार का, वाष्पशील का, फैन और झाग का, या शुष्क चूर्ण का? जिसको याद है वो 2 मिनट में बताएगा। सर विद्युत में कभी भी झाग प्रकार का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर भी विद्युत की आग है तो इसमें भी क्या है आयन, और झाग में भी क्या है आपके आयन। ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करके आग को क्या करेंगे बढ़ा देंगे। इसलिए भैया कभी भी फैन या झाग प्रकार के अग्निशामक का यूज नहीं किया जाता। ठीक। हाँ सर, इंग्लिश वाले ध्यान रखो कि भैया आपको किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल फायर के अंदर कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं होना चाहिए, तो वो है झाग प्रकार का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन सिस्टम बार्डों में निम्नलिखित में से किस संकेत को पोस्ट किया जाता है? इन क्लोरीन बार्ड सिस्टम विच सिंबल इज यूज्ड? जल्दी बताओ। फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री यानी कि केवल प्रतिबंधित प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए, केवल स्वास्थ्य के खतरों की चेतावनी देने के लिए, फॉर द वार्निंग ऑफ द हैजार्ड इन द हेल्थ एरिया, फॉर हैजार्ड इन द फायर एंड एक्सप्लोजन आग और विस्फोट के खतरों के लिए, फॉर रिस्ट्रिक्शन द एंट्री एंड द वार्निंग द हैजार्ड फ्रॉम द हेल्थ एंड द हैजार्ड ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि प्रवेश से प्रतिबंधित करने, स्वास्थ्य के खतरों की चेतावनी और आग बुझाने के लिए ऐसा किया जाता है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे एग्जाम में आपके पास 10 सेकंड हो तो सबसे बड़ा जो लिखा हुआ होता है ना 90% केस में वही उत्तर होता है। और इसको थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रवेश को प्रतिबंधित करना ये रहा सर पहला ऑप्शन, स्वास्थ्य के खतरों को बढ़ाना तो ये रहा सर दूसरा, और तीसरा ये रहा। यानी कि तीनों ही ऑप्शन किस में दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी में, और यही हमारा क्या है आंसर।
बोलो बात समझ में आ गई? आ गई। आजकल वो फैशन चला गया, उपरोक्त सभी आजकल ऐसे लिख के देते हैं ताकि आधे बच्चे पढ़ नहीं पाए। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आपातकाल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में से अलग अलग प्रणाली में कौन सा होना चाहिए? इन इमरजेंसी कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज? इंग्लिश में बोल दिया मैंने क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। एक सामान्य प्रणाली और जीवन सुरक्षा प्रणाली, एक सामान्य प्रणाली और गैर आवश्यक प्रणाली, एक जीवन सुरक्षा और पता योजक योग्य एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, या आपातकालीन प्रणाली और उपकरण प्रणाली? जल्दी बताओ, इमरजेंसी में क्या क्या शामिल होता है? देखो, आप में से कोई अगर रेलवे में सेलेक्ट होगा, है ना, तो रेलवे में अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं ना, उसमें एक इमरजेंसी वार्ड भी होता है। बताओ वहां क्या कराने जाते हो? किसने आज से पहले कभी कोई मेडिकल पे गया है क्या रेलवे के? तो उसमें आपको इमरजेंसी के अंदर क्या टेस्ट कराने जाते हो बताओ? इमरजेंसी वार्ड में क्या टेस्ट कराने जाते हो? आप में से कोई गया है जिसने कभी मेडिकल दिया हो? जल्दी बताओ, जिसने मेडिकल दिया है वो 2 मिनट में बता देगा। तो ध्यान रखना, जब शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको चेक कराने के लिए आपको इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़ता है। ठीक, खैर कोई बात नहीं। तो किसी अस्पताल में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? एक तो इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए, क्योंकि कभी डॉक्टर नहीं हो तो उस स्थिति में उसको सुविधा मिल जाए, और दूसरा एक उपकरण प्रणाली, यानी कि उसमें सफिशिएंट क्या होने चाहिए? उपकरण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ। क्लियर? क्लियर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल करंट फिनोमिना? विद्युत धारा घटना के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पहला, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक, इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधक, मेटल यानी कि धातु, चार्ज यानी कि आवेश। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर इंग्लिश भी लाया करो। अरे यार, मैं एक ही चीज के आपको 10 बार जवाब देता हूँ, क्योंकि आप क्या है, एकदम से क्वेश्चन बीच में से, मैं शुरू से यही बोलता आया हूँ कि जो क्वेश्चन बड़ा होता है ना, वो प्रॉपर दिखे, इसलिए उसको इंग्लिश हटा दी जाती है। अब ये क्वेश्चन छोटा है तो यहाँ इंग्लिश आ गई ना। बताओ आंसर। तो देखो, विद्युत धारा, सर विद्युत धारा होती क्या है? कुछ नहीं, जो आवेशों के जो प्रवाह की दर होती है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। यानी आवेश जो प्रवाहित होंगे, इसी दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। यानी कि धारा तभी होगी जब क्या होगा? आवेश। तो कहाँ लिखा है आवेश? ये रहा। ठीक है। अब आधे बच्चे कहेंगे सर कंडक्टर में भी तो धारा होती है। अरे होती है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा घटना में जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है आवेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तेल, ग्रीस, पेंट आदि की आग के रूप में किसको वर्गीकृत किया जाता है? आराम से देखना। तेल को इंग्लिश में कहते हैं ऑयल, ग्रीस को कहते हैं ग्रीस, और पेंट को कहते हैं पेंट। इनमें कौन से प्रकार का आपका एक्सटिंग्विशर होगा? क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी या क्लास ए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो, आप सभी को एक छोटा सा चीज बता रखी है, क्लास ए में क्या होती है? ठोस। क्लास बी में क्या होती है? द्रव। क्या तेल एक द्रव है क्या? तो बस क्या हो जाएगा? क्लास बी। ये लगा दिया। ठीक है, हाँ। क्लास डी में क्या होती है? ऐसी आग जो धातु से लगती है। क्लास सी में क्या होती है? गैस संबंधित। और क्लास ए में क्या होती है? ठोस संबंधित। ये है ठोस की, ये है गैस की, और ये किसका है? सर अगर विद्युत की आग जो है वो किसी धात्विक होल में लगी है, बॉक्स में लगी है। क्लियर? क्लियर। एक बच्चा कह रहा है सर जेई की प्रिपरेशन के लिए कोर्स ले सकते हैं? गुरमीत देखो, जो भी काम है मैं आपको बताता हूँ। आपके जेई के पेपर में भी 70% जो सिलेबस है वो सेम टू सेम चीज आती है, बेसिक। तो आप उसके लिए पढ़ सकते हो। रिमेनिंग जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, 5-10 क्वेश्चन जो होंगे, उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, बाकी सब आपको हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कोई भी दूसरा भी कोर्स लोगे ना, उसमें इनके बराबर कंटेंट होना आप खुद ही देख लेना। चलो आ जाओ। पीड़ित को उसके छाती और जख्म पर चोट है, तो कृत्रिम श्वसन में कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द विक्टिम हैज इंजरी ऑन द चेस्ट, उसकी चेस्ट पर इंजरी हुई है। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जा सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, जल्दी से। चलो, कल मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया तब मैंने आपको क्या बोला था, दो विधि होती है, एक होती है सेफर और एक क्या होती है, सिल्वेस्टर। फिर मैंने आपको बोला था लेटाते किस ओर है, जब अपन थक जाते हैं तो फिर कैसे लेटते हैं, उल्टे लेटते हैं ना, क्योंकि अपन उस विधि को क्या कहते हैं, सेफर, सेफली लेट जाना। तो भैया इसमें कैसे लेटा जाता है, उल्टे लेटते हैं, ठीक है, छाती के बल, यहाँ छाती के बल लिखते हैं, चेस्ट के बल क्या करते हैं, लेटते हैं। और सर सिल्वेस्टर में क्या करते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, सीधे सीधे, है ना, तो ये पीठ के बल लेटेंगे, के बल। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब सर छाती के बल लेटे हैं तो छाले कहाँ होंगे, पीठ पर, तो यहाँ पर जो छाले होते हैं वो कहाँ होते हैं, पीठ पर छाले। अब सर पीठ के बल लेटे हैं तो छाले कहाँ हुए होंगे, छाती पे, यानी कि चेस्ट पे। अब देखो आराम से, पीड़ित को छाती के जख्म होते हैं तो इनमें से कौन सी विधि का यूज नहीं किया जा सकता, तो देखो छाती के बल किस पे लेटाते हैं, सिल्वेस्टर में। और सेफर में कहाँ लेटाते हैं, सर पीठ के, तो भैया सेफर विधि का यूज नहीं किया जा सकता। सबका यही आ रहा है, ये लो सर सेफर लगा दिया और आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या। हाँ, बहुत आसानी से अपन ने आंसर निकाल दिया, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर है कि कहाँ कौन सी चीज यूज आती है। इसलिए हर क्वेश्चन को ढंग से देखा करो, आगे के क्वेश्चन अपने आप से बनने लग जाएंगे। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली के प्रघात लगता है, जिस पर व्यक्ति जो है वो बिजली, प्रघात का मतलब होता है शॉक, झटका, वह या तो फेंक दिया जाता है, जैसे ही आपको झटका लगेगा ना, तो या तो इतना तेज होगा कि वो आदमी उछल के दूसरी जगह चला जाएगा, या फिर विद्युतमय तार से जुड़ा रहता है, यानी कि उसको झटका लग जाएगा और वहीं जुड़ा रहेगा। तो बताओ, विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा, उसे अस्पताल ले जाएंगे, व्यक्ति को हाथ पकड़कर दूर करेंगे, चिकित्सक को फोन करेंगे, या लकड़ी का प्रयोग करके अलग करेंगे। ये आपका बेसिक और जनरल लाइफ का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। देखो, अगर किसी को झटका लगा और आप अस्पताल ले जाओगे तो उसको छुओगे तो सही, और जैसे ही छुओगे तो वो जो इलेक्ट्रिक फायर होगी वो आपसे भी प्यार करने लग जाएगी और आपको भी चिपका देगी, तो ऐसा नहीं करते। व्यक्ति को हाथ पकड़ेंगे, भाई तू मेरा पक्का यार है, जल्दी आजा, तो फिर वो आप भी चिपक जाओगे इसके साथ। चिकित्सक को फोन करेंगे तो वो क्या कहेंगे, पागल पहले उसको आप लकड़ी से मारो फिर अलग करो, तो ये भी नहीं, आंसर क्या होगा, लकड़ी के प्रयोग से उसको अलग करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, कुचालक। ठीक है, ये आपके डेली लाइफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध का चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, तो बताओ किस प्रकार की आकृति होगी। धूम्रपान का मतलब, जैसे मान लो कोई ये सिगरेट वगैरह पीते हैं तो इस तरह का निशान होता है, वो बताओ कौन सी आकृति है। मैंने बना ही दिया, वर्गाकार, त्रिकोण, वृत्ताकार या आयत, बताओ बताओ। आप में से कोई पेट्रोल पंप गया है, हाँ सर गया है। आप में से कोई पेट्रोल पंप गया है और वहां पर लिखा होता है इस तरह का कि भैया सिगरेट को नहीं पीना है ना। क्यों नहीं पीना होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, पेट्रोल। और यहाँ पर पेट्रोल के आगे अगर आप ये धुआं वगैरह छोड़ोगे ना तो फिर ये जल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, एक आवश्यक चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं, निषेधात्मक, निषेधात्मक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, यानी कि वो कंडीशन जिसे टाला नहीं जा सकता है, यानी कि अगर लिखा हुआ है तो ऐसा करना है, ठीक है, इसे टाला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। तो भैया इसकी आकृति पूछा है, आसान क्वेश्चन, तो आकृति कैसी है इसकी, सवृत्ताकार है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, चलो चलो, एक एक चित्र बनाता हूं, मुझे बताना ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है। अगर आपके सामने किसी ने ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखा है, बताओ ये क्या बताना चाह रहा है, बताओ ये क्या बताना चाह रहा है, ये बॉक्स आपको क्या बताना चाह रहा है, आपको ये बॉक्स क्या बताना चाह रहा है। अगर कहीं पर भी आपको ये चित्र दिख जाए तो ये बॉक्स आपको क्या बताना चाह रहा है, जो मुझे बताएगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल सिंबॉलिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गीता ने सबसे पहले बोला है, सर सबसे पहले इसकी आकृति देखनी है, तो बॉक्स में क्या होता है, सूचना, तो ये क्या है सर, सूचनात्मक चिन्ह है, ठीक है। आकृति कैसी होती है सर, वर्गाकार या आयताकार, ठीक है। अब मुझे जल्दी से इसका कलर बता दो, इस पे ये जो कलर होगा वो कौन से कलर का होगा,
इस पे कलर कौन सा होता है? सूचनात्मक की पृष्ठभूमि का कलर कैसा होता है? जल्दी से बताओ। सूचनात्मक है, जल्दी से बताओ इस पृष्ठभूमि का कलर क्या है? इसका कलर क्या होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, इसका कलर होगा ग्रीन कलर, हरा कलर। अच्छा, अब बताओ ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहने का मतलब ये है कि इधर से आगे जाओगे ना तो ये घर बने हैं लोगों के, यानी कि ये रहवासी एरिया है ना, सिविलियन एरिया है। यानी कि ये क्या बता रहा है? इससे आगे शहरी एरिया है या ग्रामीण एरिया है, या ऐसा कह सकते हैं जनसंख्या है, बसाव है। तो आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां अपने को थोड़ा सा माइंड बताना मतलब चलाना पड़ता है, तो उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। चलिए एक और बताओ, जल्दी से बताओ ये किस चीज की पृष्ठभूमि है और ये क्या बताना चाह रहा है? ये किस चीज की पृष्ठभूमि है? जल्दी बताओ, ये किस चीज की पृष्ठभूमि है? ये क्या बताना चाह रहा है? जल्दी से बता दो सारे के सारे। सबसे पहले तो सर जैसे ही ट्राइंगुलर देखेंगे तो इसका मतलब ये क्या है? एक चेतावनी। और चेतावनी की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? सर पीला रंग होता है। अब बताओ ये क्या चेतावनी देना चाह रहा है? ये चेतावनी देना पड़ रहा है कि आगे प्रॉपर अर्थिंग नहीं है या फिर अर्थिंग एरिया है, तो वहां क्या रखनी है? आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, क्लियर क्लियर, डेंजर कह सकते हैं इसको। इसी तरह से कहीं कहीं आपको ऐसा है भूत का चित्र बना हुआ होता है और फिर यूं क्रॉस किया हुआ होता है ना, तो वो सब ये क्या है? डेंजर्स में ही आते हैं, वार्निंग कहते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट? इनमें से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? आम क्वेश्चन है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डेंजर, यानी कि खतरों के प्रति सजग ना होना। नॉलेज ऑफ द टूल, यानी कि औजारों का जानकार होना। अभी जानकार होगा तो फिर खतरा क्यों होगा? तो ये तो गलत हो गया। नॉलेज ऑफ ऑल सेफ्टी मेजर, यानी कि सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना। सर सुरक्षा मानक का ज्ञान होगा तो क्या खतरा होगा क्या? नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। तो उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। अब आप खुद ही बताओ, एक ही बचा है। लैक ऑफ अवेयरनेस और डेंजर, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आगे 440 वोल्ट है और आप नंगे पांव आराम से चले गए। अरे मरने की हो है तो मरने की हो तो करंट आ जाएगा। समझ में आए? तो आपको करंट आ जाएगा। क्लियर? तो लैक ऑफ अवेयरनेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य उम्र और स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ, स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 1 किलो ओम या 0.5 किलो ओम? ये तो याद ही होना चाहिए, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितना होता है? शाबाश, पहला आंसर आया है 10 किलो ओम। शाबाश शाबाश बेटा, कैसी तैयारी कर रहे हो? स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। 1 किलो ओम स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध होता है। अब मुझे बताओ, यहां से प्रतिरोध का क्वेश्चन आया तो बताओ, घरों में अर्थिंग प्रतिरोध का अधिकतम मान क्या होता है? अधिकतम मान कितना होता है? इसके बाद ये बताओ, सब स्टेशन में, सब स्टेशन पर अर्थिंग का अधिकतम मान। इसके बाद मुझे ये बताओ, यहाँ छोटा लिख दो, छोटे सब स्टेशन। अब लिखो बड़े सब स्टेशन पर, बड़े सब स्टेशन पर अर्थिंग का, ये 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, अर्थिंग का अधिकतम मान। 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपको बारी बारी से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, घरों के अंदर अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होता है? चलो, 1 ओम, 1 ओम। तो भैया यही होती है जब अपन ढंग से पढ़ाई नहीं करते। क्लियर? घरों में जो अर्थिंग होती है वो 8 ओम से क्या होती है? कम रखी जाती है। मैक्सिमम 8 ओम हो सकता है। ठीक है। सब स्टेशन जो होते हैं ना छोटे वाले, स्मॉल साइज के, उसमें 2 ओम तक होता है। और जो सबसे बड़े सब स्टेशन होते हैं उनमें कितना होता है? 0.5। ठीक है, हाँ क्लियर क्लियर, समझ में आ गया? आ गया, क्लियर क्लियर। चलो एक क्वेश्चन लगे हाथ और पूछ ही लेते हैं, है ना। आ जाओ, आप मुझे अच्छे से बताना, ठीक है? हाँ सर बताएंगे। ये एक आपका कमरा है, क्या है? एक कमरा है। इस कमरे के अंदर आपके पास मान लीजिए 5 ट्यूबलाइट है। क्या है? 5 ट्यूबलाइट है। अच्छा सर,
3 पंखे हैं, 3 पंखे मान लीजिए, ये लो सर। और एक मेरे पास क्या है, एसी, और वो कितने टन की है सर, मान लीजिए आप 2 टन की एसी है। ठीक है, 2 टन की एसी है। आराम से बताना, आराम से बताना। ये क्या है, ट्यूबलाइट। हर ट्यूबलाइट कितने वाट की है, मान लो ट्यूबलाइट 40 वाट की है। पंखा कितने वाट का है सर, 150 वाट का है। तो बताओ इसमें कितने लाइटनिंग, लाइट सब सर्किट चाहिए, सब सर्किट चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसमें कितने हैवी सर, हैवी सब सर्किट चाहिए। मुझे ये भी बताओ कि इसमें और क्या क्या बता दोगे। हाँ, लाइट कितने चाहिए, हैवी कितने चाहिए, और मुझे बताओ टोटल लोड कितना है, लोड कितना है कमरे का, कमरे का बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय भारूखेड़ा से आपको लाइव देखा जा रहा है, धन्यवाद, आराम से देखिए। हाँ जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। तो आपने हमेशा पढ़ा तो है, हमारी यही गलती होती है, हम पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं है चीजों को। और एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यही गलती है कि हमें समझाया नहीं जाता। अब मैं समझाऊंगा तो आपको आ जाएगा। देखो ये कितना है, ट्यूबलाइट 1 2 3 4, ट्यूबलाइट कितनी है, 4, कितनी है, 4, ठीक है सर। ये पंखे हैं, कितने हैं, 3। अब देखो टोटल लोड कैसे निकाला जाता है सर, टोटल लोड बराबर कितना हो जाएगा, पी लिख देता हूं। तो उसमें ट्यूबलाइट कितनी है, 1 2 3 4, तो 40 × 4 लिख दूं। हाँ सर, क्लियर, क्लियर। अब सर ये कितना है, 150, 1 2 3, तो कितना हो गया सर, 150 × 3। तो भैया पी का मान कितना हो गया, 160 प्लस 15 × 3 = 45, यानी कि 450। टोटल पावर कितनी हो गई, तो आप कहोगे 5 और 5 10 और 1, और यानी कि 610 वॉट। अब देखो ये भी आपका लाइट है, ये भी लाइट सर्किट है, और ये क्या है, आपका पावर सर्किट है। तो लाइट सर्किट कितने चाहिए, आपको पता है लाइट सर्किट में मैक्सिमम कितने वाट हो सकते हैं, 800 वाट। अपने पास लोड कितना है, 610, यानी एक सर्किट से काम चल जाएगा। हैवी सब सर्किट कितने चाहिए, एक एसी के लिए। और अगर टोटल लोड कहा जाए तो लाइट का लोड ये है, और एसी का निकाल लेना टन। एक टन में कितने किलोवाट होते हैं, एक टन में किलोवाट आते हैं क्या आपको, तो इनको जोड़ के आप निकालेंगे एक टन में कितने किलोवाट होते हैं, ध्यान होना चाहिए सारा के सारा। ठीक है, हाँ 3.5, शाबाश, है ना, वेरी गुड। तो 3.5 × 2, और ये सारा, यानी एक लाइट सर्किट चाहिएगा, एक पावर सर्किट चाहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following precaution to be taken while the using the electrical equipment? विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। पहला, नो नेकेड वायर शुड बी इन ग्रास, यानी कि कोई भी नंगे तार को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, तो बात सही है। वर्क विद द ओनली नेकेड वायर, यानी कि केवल नंगे तारों के साथ। नंगा तार क्या होता है, जिसपे इंसुलेशन नहीं हो, क्या ऐसे पकड़ोगे क्या, नहीं। नेकेड वायर आर यूज ऑन विथ अदर वायर्स, यानी कि नंगे तार को अदर के साथ, अदर के साथ पकड़ोगे तो तार भी खराब करेगा और आपको शॉक भी लगाएगा। नेकेड वायर शुड बी ग्राफ्स, यानी कि नंगे तार को पकड़ना चाहिए। तो बता दो क्या हो जाएगा, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए अपने को, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको पता है कभी भी बेयर, सबसे पहले ध्यान रखो नंगे तार को हम क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम याद रखा करो, अक्सर एग्जाम में लिखा जाता है बेयर कंडक्टर, तो इसको कहते हैं बेयर। सर होता क्या है कि इसके ऊपर किसी भी तरह का इंसुलेशन, इंसुलेशन नहीं होता, नहीं होता। तो आपको क्या लिखा है, कोई भी नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए, और यही हमारी क्या है, सावधानी। बाकी ये सब क्या है, असावधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वी सेव फ्रॉम द एक्सीडेंट। हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, जल्दी से बताओ, हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं, जल्दी बताओ, हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। देखो आप कहीं पे भी काम करने जाओगे ना, तो डायरेक्ट आपको फील्ड पे नहीं भेजा जाता है, आपकी क्या होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके। हाँ सर, इससे तो बच सकते हैं। पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, मान लो पुराने जमाने के अंदर आप है ना, जब कोई भी मशीन के पास जाते थे तो लंबे लंबे कपड़े पहन के चले जाते थे,
क्या अभी जा सकते हैं क्या? नहीं, वो कपड़े फंस जाएंगे और क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। तो क्या इससे बच सकते हैं क्या? नहीं। व्यक्तिगत उपाय का पालन करके इससे भी हो सकता है। यहाँ देखो, कार्य विशेष, मशीन और कार्य संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्लियर। तो ध्यान रखो, गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ध्यान रखना, जब बोर्डा होता है 90% केस में यही होता है। सर प्लीज गिव मी आंसर। सर क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम आपका है 12 बजे का, ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। और ऐप का टाइम है जैसे ये क्लास खत्म होगी उसके 5 मिनट बाद का। दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित में से किन के कारकों के कारण होती है? वाई द एक्सीडेंट अकर? पहला, पर्यावरण के कारण, प्रदूषण के कारण, मशीन की गलती के कारण, या वायु प्रदूषण के कारण? बताओ। दुर्घटना आमतौर पर किसके कारण होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, आपकी हवा तेज चल रही है, धीरे चल रही है, इससे क्या दुर्घटना आमतौर पर हो जाती है क्या? ऐसा है क्या? नहीं। आपका जल इस बार मीठे से क्या हो गया, खारा आ गया, तो क्या दुर्घटना होगी? ऐसा जरूरी है क्या? नहीं हो सकता है, बॉडी डाइजेस्ट कर ले। पर्यावरण में आपको भारी बरसात हो गई, क्या दुर्घटना होगी क्या? नहीं, मशीनें बंद कर दो, दुर्घटना जरूरी देना है। लेकिन मशीनों की गलत जानकारी, आपको करना कुछ है और आपने दुर्घटना हो गया, हाँ सर उससे और कोई दुर्घटना होगी, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मशीनों की गलती से दुर्घटना हो सकती है। तो ये इसका आम कारण है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना बचने के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन सा है जो आपको दुर्घटना नहीं होने देगा? मशीनों की सुरक्षा का नियमों का पालन करना, जल्दबाजी में काम करना। सर जल्दबाजी में तो काम क्या होगा, दुर्घटना कराएगा, इसको तो हटाओ। देखो, एक होती है जल्दबाजी, एक होती है फुर्ती, दोनों में फर्क होता है, ठीक है? जल्दबाजी गलतफहमी से भी हो सकती है, लेकिन जो फुर्ती होती है ना, वो तो हो सकता है किसी ये काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा हो, जैसे चीता, है ना? खैर ये बात का टॉपिक है, अभी के लिए देखो, जल्दबाजी में करना, पुराने नियमों को स्वीकार करना, पुराने तरीकों का पालन करना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैसे दुर्घटना से बचा जा सकता है? कैसे दुर्घटना से बचा जा सकता है? तो सबसे पहले मशीनों की सुरक्षा का पालन करना, हाँ इससे बच सकते हैं। जल्दबाजी से दुर्घटना हो सकती है, पुराने नियमों को, यानी कि आपने जो नियम पढ़ रखे हैं उनको पालन करना, इससे दुर्घटना हो सकती है। पुराने तरीकों से कार्य करना, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो बच किससे सकते हैं? मशीनों की जानकारी से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा में से एक है? जल्दी से बताओ, कौन सा बुनियादी में से एक है? पहला, उपकरण किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके, बुनियादी यानी कि बहुत ज्यादा, एसेंशियल, इंग्लिश वाले एसेंशियल। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या बोल दिया, सावधानी तो जरूरी है। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल पर काम करने का उचित है। दूसरा, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी सावधानी बरतनी चाहिए। जल्दी बताओ, बेस्ट उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे आपको लगेगा एक से ज्यादा सही है, लेकिन बेस्ट उत्तर का चुनाव करना है। जय हिंद। आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? पहला, उपकरण किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। सर किसी भी तरीके से? हर उपकरण को करने के एक पर्टिकुलर तरीका होता है, किसी भी तरीके से नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो कि कोई स्क्रू ड्राइवर मिल गया और आप में से कोई कोई बंदा आया और उसने स्क्रू ड्राइवर को रखा और पीटने लग गया, तो ये सही तरीका है क्या? उसके लिए छेनी है, ठीक है? तो हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग यूज है, खत्म। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, आवश्यकता है, हटाओ इसको। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल पर काम करना उचित है। कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कार्यस्थल काम करने के लिए उचित है। भैया ऐसा नहीं है, काम वही करना चाहिए जिसमें आपको प्यार करना है, ठीक है? चल मशीन चलने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए, यानी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देके जाते हैं, लेकिन उनको जो तैयारी करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े का रासायनिक जोड़ द्वारा बनाया जाता है? एम्पायर टेप, रासायनिक रीति से बनाया गया कृत्रिम, लेदराइट पेपर, अभ्रक या अभ्रक? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन को देखो, ढूंढो और आंसर दो। जल्दी बताओ। जल्दी से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा रोधक कपास के टुकड़ों का रासायनिक उपचार?
अच्छा बच्चा इतने से पकड़ लेगा आंसर। रासायनिक उपचार कहाँ लिखा है, ये रहा सर, रासायनिक रीति से बनाया गया पेपर, खत्म। बोलो हार्ड है क्या, वरना दिमाग लगाओगे तो फिर लगाते रहोगे, है ना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड द इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि बिजली में कार्य करने के दौरान निम्न में से कौन सा झटके से बचाता है, भीगी लकड़ी, सूखी लकड़ी, भीगी रस्सी या धातु की रॉड। देखो बिजली में काम करेंगे तो अगर भीगी लकड़ी है तो लकड़ी गीली है तो उसमें करंट आएगा, आएगा सर, हटाओ इसको। सूखी लकड़ी है, लकड़ी क्या होती है, कुचालक, करंट आएगा नहीं, आंसर। भीगी रस्सी होगी तो भी इसमें करंट चलेगा, पानी की मात्रा है, और मेटल में तो होता ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली पर काम करने के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है उसे क्या कहते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड द इलेक्ट्रिकल शॉक। बताओ कौन अवॉइड करता है इलेक्ट्रिकल शॉक को। पूरी सीरीज करना एमसीक्यू की, आपको पूरे के पूरे रिवीजन हो जाएंगे चैप्टर का, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या पूछ रहा है, बिजली पर काम करने के दौरान बिजली के झटके से बचाता कौन है, भीगी लकड़ी बचाती है क्या, सर ये तो मुझे शॉक दे देगी, हटाओ। सूखी बचाती है, बाकी नहीं, है ना। अब देखो यही आ गया आपके पास क्वेश्चन, है ना। हाँ सर जी, ग्रेट कंसेप्ट में 132 डे की प्लेलिस्ट बना दो। हाँ बिल्कुल, है ना, आप यहीं पे देख लेना, मैं शुरू से ही करा रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, धातु के उपकरण में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतिक झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो बताओ किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत रोधी जूतों का, फेज लाइन का, न्यूट्रल का, या भू संपर्कन का, जल्दी बताओ। भैया विद्युत के झटके से बचना है तो क्या चाहिए अपने को, ऐसे जूते चाहिए जो कुचालक के बने हुए हो। कहाँ लिखा है भैया फेस में करंट आएगा, हटा दो, न्यूट्रल में नहीं, ये नहीं, आंसर क्या है, विद्युत रोधी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, देखो इसके अंदर रखना है अपने को, धातु के उपकरण में निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा झटका लगता है, अब इसको लिखो, विद्युत रोधी जूते से बच सकते हैं, ठीक है, ऐसे रख के इसको चेक करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा आईई नियम झटके से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्जीवन की बहाली को महत्व देता है, कटआउट नियम 44, कॉन्ट्रैक्टर नियम 46, स्विच नियम 37 या एनर्जी मीटर 38। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस देखने वाली आंखें चाहिए, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन में ही आंसर है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। निम्नलिखित में आईई नियम में विद्युत के झटके से पुनर्जीवन की बहाली देता है, यानी कि कटआउट कर देता है, रोक देता है, ये लो भैया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आयु और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम। और सर 1000 को हम ऐसे नहीं लिख सकते सर, 1 इंटू ये क्या है, किलो, तो 1 किलो ओम, ए लो आंसर, 1 किलो ओम, ठीक है। हाँ क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तो आघात की अनुभूति नहीं होती है। अब नहीं के लिए तो आपके दिमाग में बैठी हुई है कि 10 मिली एम्पियर से नीचे कोई झटका लगेगा क्या, बताओ ऑप्शन क्या लगा दे, बताओ ऑप्शन क्या लगा दे। अब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगेंगे लेकिन आंसर एक ही सही है, अब बताओ क्या हो जाएगा। आराम से सोच के जवाब दो, ऐसे ही कंफ्यूजिंग जवाब आपके एग्जाम में आते हैं और आप में कंफ्यूजन हो जाता है। अब आराम से देखो ठंडे दिमाग से, मानव शरीर से गुजरने वाला वो धारा का परिमाण जिससे आघात की अनुभूति नहीं होती है, कब नहीं होती है सर, जब मामला क्या हो, 10 मिली एम्पियर, यानी कि 0.010 एम्पियर से भी क्या हो, कम हो, ठीक है। अब गौर से देखना, यहाँ लिखा है 1 एम्पियर से कम, सर यहाँ अनुभूति होती है क्या, नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है। यहाँ देखो ये 10 लिखा है, ये 40 लिखा है, हमें सर 10 एम्पियर से नीचे वाला चाहिए, एक बार के लिए मान लेते हैं ये भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी होगा क्या, नहीं सर। अच्छा ये 15 वाला, 15 भी हो सकता है ना, भाई 10 मिली एम्पियर से नीचे नीचे का मामला है। अच्छा 1 से लेके 8 कहां पर आघात की अनुभूति नहीं होगी, ये क्वेश्चन उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन आप में से किसी ने बताया कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप आपको बताओ इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, जो इस क्वेश्चन के मिस्टेक बताएगा मैं समझ जाऊंगा अच्छे से तैयारी कर रहा है। सर बैच में क्लास नहीं दिख रही है, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, है ना। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है जल्दी बता दो।
इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? ये क्वेश्चन गलत है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तो आघात की अनुभूति नहीं को हटाओ होगी। अब बताओ किस में होगी? सर इसमें तो नहीं होती है, इसमें भी हल्की फुल्की होती है ना, हल्का हल्का झटका लगता है, और इसमें नहीं होती, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा झटका लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा अनुभूति होती है, ज्यादा। इस केस में आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा आंसर कंफ्यूजिंग है ना। हाँ, क्लियर? नहीं नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। इसलिए तैयार रहा करो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ क्या रहा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना 10 मिली एम्पियर से नीचे नहीं होती, 15 मिली एम्पियर पे क्या होता है? हल्का झटका होता है, हल्का झटका। नेक्स्ट, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पे निर्भर करता है। लाइन वोल्टेज पे, लाइन धारा पे, लाइन धारा लाइन वोल्टेज पे, या उपरोक्त सभी पे? सर A2 की इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की वीडियो नहीं दिख रही है बेटा, दिख जाएगी। वो क्या होता है, प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है ना। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, है ना। अपन डेटा भी लेते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, आ जाएगा आपके पास। लेकिन आने के बाद आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, है ना। अब बताओ इनमें से क्या हो जाएगा? विपिन, है ना। मैंने आंसर दे दिया। अब एक ही चीज को स्पेन मत करो, है ना। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, वह टाइम है बस। बताओ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। हाँ। अब यहाँ आपको समझना है, मानव झटके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? करंट, धारा। कि धारा सर जब होगी 10 मिली एम्पियर से ज्यादा तो हल्का झटका लगेगा, यानी धारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कभी कभी आपने चार्जर की पिन को हाथ लगाया, चार्जर की पिन को हाथ लगाया? हाँ सर लगाया है। चार्जर के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, किसी ने पढ़ा है? कितने एम्पियर लिखा हुआ होता है? चार्जर की पिन जब लगाते हो तो अपन हाथ लगाते तो आपको करंट क्यों नहीं आता? हमने सोचा ही नहीं सर, क्योंकि हम तो इंटेलिजेंट है ना। तो ध्यान रखना, चार्जर की पिन पे भी तो करंट लगना चाहिए, क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो क्या है? 90 वोल्ट से कम। झटका लगने के लिए 90 वोल्ट से क्या होना चाहिए? समान, ज्यादा होना चाहिए, तब जाके झटका लगता है। तो एक बात तो समझ में आ गई सर, इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वरना चार्जर पे हाथ लगते तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, लगता, क्योंकि आपका डिवाइस जो होता है ना वो बहुत कम वोल्टेज के होते हैं। नहीं, सभी नहीं लगा सकते। ये दोनों सही, ये सही है ना, दोनों ही। ये ऐसे ही दे रखा है। क्लियर? क्लियर। लाइन धारा और वोल्टेज, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हानियां जो किसी भी व्यक्ति को बिजली के झटके से हो सकती है? किसी भी अंग में छाले पड़ सकते हैं, ये तो हो सकता है। जब आपके 60 मिली एम्पियर से हो तो छाले पड़ सकते हैं। हृदय गति रुक सकती है, बिल्कुल रुक सकती है। यदि 200 मिली एम्पियर से ज्यादा हो तो हृदय गति रुक सकती है। श्वास में मूर्छा आ सकती है, यानी कि बेहोशी आ सकती है। ये सब बातें सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये सर करा देंगे, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर? क्या पानी का यूज करते हैं क्या बिजली की आग बुझाने के लिए? हटाओ इसको। क्या कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं क्या? हाँ करते हैं, लेकिन सर हमें ये पता है, हमें याद है कि सबसे पहले करेंगे हेलोन का, हेलोन नहीं हो तो बीएफसी का, बीएफसी नहीं हो तो सीटीसी का, सर सीटीसी भी नहीं हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये भी नहीं हो तो फिर रेत का। तो क्या हेलोन है क्या? सर हेलोन तो है नहीं, अब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? हाँ सर है, तो इसका भी कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो कहाँ चले जाते? सूखी रेत पर। क्लियर? क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपकरण की स्पार्किंग हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ स्पार्किंग एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? क्यों स्पार्किंग होती है? डीले कनेक्शन से, लूज कनेक्शन से, दोषपूर्ण उपकरण से, लघु पतित यानी कि शॉर्ट सर्किट से, या खुला सर्किट से? जल्दी बताओ, स्पार्किंग किसके कारण होती है? स्पार्किंग किसके कारण होती है? हाँ, स्पार्किंग किसके कारण होती है? बोलो बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही।
स्पार्किंग किसके कारण होती है? देखो आओ मैं समझाता हूँ। सर स्पार्किंग के लिए होता क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट समझो। स्पार्किंग क्यों होती है? मान लो ये आपका तार है, ठीक है, इस तार के अंदर कहीं ना कहीं छोटा सा ब्रेक आया है, तो जो यहां से जो चार्ज आ रहे थे वो कहाँ चले जाते हैं? हवा में चले जाते हैं। तो यही होता है, आवेशों का हवा में जाना ही क्या कहलाता है? स्पार्किंग। समझ में आ गई? आ गई सर। अब ये किसके कारण हो रही है? मान लो आपका कोई ढीला कनेक्शन है, ये ढीला कनेक्शन है यहाँ से, तो भैया यहाँ छोटा सा गैप होगा, इस गैप के कारण क्या आएगी? स्पार्किंग आएगी। तो ये तो बात सही है। दोषपूर्ण यानी कि फॉल्टी उपकरण है, यानी उपकरण आपका खराब है। अब खराब है तो इंस्ट्रूमेंट चलेगा ही नहीं, स्पार्किंग छोड़ो। अगर शॉर्ट सर्किट है तो भी आपका हीट हो जाएगा, स्पार्किंग नहीं होगी। और खुला है तो सर्किट इनकम्प्लीट है, स्पार्किंग नहीं होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग। ये देखो आपको पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? आप सभी को पता है सर, इंफॉर्मेशन होता क्या है? स्क्वायर कलर का। सर इंफॉर्मेशन में हमें क्या दी जाती है? सूचना। इसका पालन करो या नहीं करो वो आप पे निर्भर करता है। इसका रंग कैसे कलर का होता है? हरे रंग का, हरी भरी सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ नीला रंग किसका होता है? नीले रंग किसका होता है? जल्दी से बताओ नीला रंग किसका होता है? नीला रंग किसका होता है? जिसकी तैयारी है फटाफट से खींच के आंसर दो। नीला रंग किसका होता है? नीला रंग किसका होता है? सर हमें तो पता ही नहीं। नीला रंग किसका होता है? जो हमारे लिए सूचना जो होती है ना, आवश्यक होती है, उसके लिए नीला होता है, आवश्यक के लिए, है ना। और इसका परिदृश्य कैसा होता है? वृत्त के आकार का। सर लाल रंग किसका होता है? तो लाल रंग होता है निषेधात्मक का, और इसका भी परिदृश्य 0 होता है, और साथ में क्या मतलब वृत्त होता है और उसको काटा हुआ होता है टेढ़ी लाइन से। और येलो किसका होता है? चेतावनी का। और संरचना कैसी होती है? चेतावनी। और संरचना कैसी होती है? ट्राइंगुलर होती है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ का तात्पर्य क्या है? आईएसओ का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी बताओ। शाबाश अमित, अमित नाम बड़ा अच्छा लिखा है आपने, वेरी गुड, क्रिएटिव। जल्दी बताओ। तो ध्यान रखना, यहाँ अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल, ये अभी तो ऑप्शन बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बाकी एग्जाम में कैसे लिखा होगा? इंटरनेशनल, फिर स्टैंडर्डाइज और ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, तो उसको बच्चे लिख देते हैं इंडियन, आई से इंडियन, एस से स्टैंडर्ड, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देखो आई ओ और फिर क्या आ रहा है? एस। ये दरअसल आईओएस को ही क्या लिखा जाता है? आईएसओ। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हाँ, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, वर्कशॉप पर भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार किस अंग पर होना चाहिए? आपकी पीठ पर, पैरों पर, छाती पर, या कंधों पर? जल्दी बताओ, स्टार लगा लेना और कारण बताओगे तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत जोरदार है। वर्कशॉप पर भारी सामान उठाते समय आपका सामान कहाँ होना चाहिए और कारण बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा आपकी तैयारी बहुत बहुत जोरदार है। वेरी गुड सिटी फैशन। अच्छा, देखो और कारण मुझे बता दो। तो ऑप्शन आपका क्या है? पैरों पर। मुझे कोई कारण बता देगा तो मैं मान जाऊंगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है और उसने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। अपन सब साइंस पढ़ते हैं, साइंस में एक दाब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। सर फॉर्मूला तो याद है, इसको लगाना ही नहीं आता है, तो सारा गेम लगाने पर ही तो है ना। हाँ, आ जाओ अब समझते हैं। एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का मान लो ये कंधा है और ये इसके पैर है। अब एक सामान उसने रखा कंधे पर, ठीक है। एक कहाँ रखा उसने? पैरों पर, यानी उसने पैर ऐसे फैलाए और यहाँ पर उसने सामान रख दिया, ठीक है। एक कहाँ रखा? छाती पर, ठीक है। और छाती पर तो रख ही नहीं सकते क्योंकि नीचे का भार पड़ेगा, नीचे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बचा क्या है? अब आंसर क्या है? पैरों पर। पैरों पर क्यों रखी जाती है? बॉडी पर चोट ना आए, ये कोई कारण नहीं है। साइंस की नजर से देखो, जब ये पैरों पर रखेगा तो पैरों की दूरी एक दूसरे से बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और दाब क्या लगेगा? कम।
वहीं अगर ये कंधों पर रखेगा तो देखो क्षेत्रफल कितना आ रहा है सर, इतना सा क्षेत्रफल आ रहा है। अगर क्षेत्रफल गलती से आपने क्या कर दिया, देखो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अगर इसने कंधों पर रखा और कंधों का क्षेत्रफल क्या हो गया, कंधों का क्षेत्रफल ये शोल्डर वाला क्या हो जाएगा, कम होगा। और क्षेत्रफल कम होते ही दाब क्या लगेगा, ज्यादा। और हमें पढ़ाई इसीलिए तो कराई जाती है ताकि अपन चीजों को समझे, वरना सारी चीजें एक ही जैसी होती है ना। हाँ, तो इसीलिए कहाँ रखा जाता है, पैरों पर, ताकि अपन जब उठाए तो पैरों के दोनों के बीच की क्षेत्रफल बढ़ जाए, और क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है। बोलो ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, बल को फोर्स कहते हैं, और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गई, आ गई, समझ में आ गई तो एक बार टाइप कर दो यस सर समझ में आ गई, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर समझ में आ गया तो एक बार टाइप कर दो यस, फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से टाइप कर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं किसको आता है। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं किसको आता है। जी सर, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तैयार हो जाना और सब ईमानदारी से करना, एकदम मेहनत के साथ। ठीक है, आ जाओ सर, मेहनत के साथ क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आ जाओ, एकदम मेहनत के साथ करना है क्वेश्चन। ये है आपका 3 ओम, ये है आपका 3 ओम, ये है आपका 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है आपका, चलो यहाँ आपकी खुशी के लिए मैं एक कैपेसिटर लगा देता हूँ। अबे दुष्ट, हाँ ठीक है सर। इसका जो प्रतिघात है वो भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। अब जल्दी से बताओ इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, लगाओ जोर, लगाओ हरियाणा वालों, जोर लगाओ, कितना होगा आंसर। हाँ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, इसका पावर फैक्टर बताओ पहला, फिर दूसरा बताना इसकी प्रकृति, इस सर्किट की प्रकृति कैसी है, लैगिंग है, लीडिंग है, क्या है। और फिर मुझे ये बताना इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कितना है। ये तीनों ही क्वेश्चन बताओ। शाबाश, आर का मान आया है 9, बहुत तो बढ़िया। अमित का आंसर आया है 3 ओम। अच्छा, इतना आसान तो ही ना है, इतना आसान होता तो मैं पूछता नहीं। जल्दी बताओ। 2.5, ठीक है, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, कोशिश करो। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा नन्ही चींटी को कैसे बना था आशियाना, उसने बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जल्दी उठाओ, आंसर बताओ फटाफट से। अब आधे बच्चे क्या करेंगे समझदार, वो देखेंगे इंडक्टर है, लगा देंगे लैगिंग। आधे कहेंगे ये कैपेसिटर है, लगा देंगे लीडिंग। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे सर इंडक्टर की प्रकृति कैसी होती है, लैगिंग, इसके लिए ये क्या आता है, प्लस का जे। और कैपेसिटर के लिए क्या आता है, माइनस का जे। अब सर ये क्या होता है, क्यों होता है, बेसिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में खत्म, यानी कि परिपथ केवल क्या बचा, प्रतिरोध वाला बचा। और प्रतिरोध का कैसा होता है, प्रतिरोधी, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर वाला होगा, है ना। और प्रतिरोध वाला, अब जेड का मान क्या है, अब जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस जे एक्स। सर जे तो कुछ है ही नहीं, दोनों खत्म हो गए, यानी कि अब केवल आर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी निकालेंगे। ये क्या है, समांतर में, समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बटे में एन। तो कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कि इस पूरे का मान कितना आ गया, 1। 1 और 3 कितने होते हैं, 4। तो जेड का मान कितना आ गया, 4 ओम। सर पावर फैक्टर कैसे निकलता है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सर पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बटे में जेड। आर कितना है, 4, और भैया जितना जेड है उतना ही क्या है, आर, तो ये दोनों ही क्या है, 4। तो 4/4 क्या होता है, 1। खत्म। बोलो सही, हाँ सर सही। ठीक है, नेक्स्ट। अब केवल करना नहीं है बेटा, इनको आत्मसार करना है, आपको इनको डेली रूटीन में लेके आना है और आराम से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सेफ्टी इन ऑक्यूपेशन सेफ्टी। निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा का पार्ट नहीं है। आप मान लो कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हो, तो इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं होगा।
मशीन की सेफ्टी, भैया मशीन नहीं चलेगी तो क्या काम ढंग से होगा क्या? तो ये तो व्यापारिक सुरक्षा है। बॉडी सेफ्टी, हाँ, अगर आदमी ही सही नहीं रहा तो क्या मशीनें चलेगी क्या? नहीं, तो बॉडी की सुरक्षा तो जरूरी है। वर्क सेफ्टी बिल्कुल सही है। वर्क सेफ्टी नहीं हुई तो मान लो फॉल्ट आपने किया और लग आपको जाएगी, है ना? तो भैया ये भी जरूरी है। लेकिन रोड सेफ्टी का व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। आप जब तक फैक्ट्री में हो, जब तक सेफ हो, बाहर अगर आपका कुछ हो गया तो फिर फैक्ट्री वाला क्या करेगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्यूब ऑफ खाली जगह कीप्ड इन द फर्स्ट एड बॉक्स टू होल्डिंग द वाउंड, यानी कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में क्या रखा जाता है? सबसे पहले तो ध्यान रखना, प्राथमिक उपचार का जो डब्बा होता है ना, उसके ऊपर निशान किस चीज का होता है? तो निशान होता है प्लस का। ठीक है, ये कौन से रंग का होता है? तो ये रंग होता है लाल। अब कोई मुझे बताओ ये लाल रंग का ही क्यों है, कोई और रंग का क्यों नहीं है? प्राथमिक उपचार बॉक्स में ये लाल रंग का ही क्यों होता है डब्बा? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा, वो दूर से दिखता है। तभी तो आप कोई लोको पायलट का एग्जाम देगा तो उसको कैसी लाइट दिखाई जाती है, लाल, क्योंकि इसको देख डाला तो सबको देख डाला। तो ध्यान रखना, लाल रंग सबसे ज्यादा दिखने वाला होता है, इसीलिए रखा जाता है ताकि दूर से दिखे। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं? तो सर इसके अंदर गॉज होती है। कोई मुझे बताएगा गॉज क्या होती है? कोई मुझे बताएगा गॉज क्या होती है? सर गॉज तो हमें पता नहीं, जल्दी से बताओ आप में से किसको पता है गॉज? गॉज क्या होती है? गॉज क्या होती है, जल्दी से बता दो। नहीं बताओगे? गॉज क्या होती है? हाँ चलो मान लिया बीटाडिन होती है, मान लिया इसके अंदर सीजर, सीजर का मतलब होता है चाकू, नहीं ये कैंची, कैंची होती है। मुझे बताओ गॉज क्या होती है? गॉज किसी को नहीं पता? वेरी गुड मनिंदर। बेटा ये बच्चे जो होते हैं वो देखो फिर रिजल्ट लेके आते हैं। ठीक है, हाँ। गॉज का मतलब क्या होता है? पट्टी, जो अपन कहते हैं ना, ये पट्टी बन गई, घाव लग जाता है, जब अपन पट्टी बांधते हैं ना तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में गॉज कहा जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये याद मत रखा करो, पट्टी पट्टी कभी गॉज भी कर लिया करो। ठीक है, हाँ। समझ में आया? आया। मजाक की बात है, लेकिन जब अपन बड़ी जगह काम करने जाएंगे ना, मान लो आप इसरो भेल वगैरह जाते हो, तो फिर सीनियर्स के साथ बात करोगे तो इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसके अंदर क्या होता है, बीटाडिन क्या होती है। बाकी पेनिसिलिन तो क्या होती है आपका, वो मधुमेह वगैरह के लिए होता है। सोफ्रोमाइसिन क्या होती है, स्किन खराब हो जाती है, ये सब। और फेयर एंड लवली को तो बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, आधे बच्चे कहेंगे फेयर एंड लवली, तो फेयर एंड लवली का यूज नहीं करते। ठीक है, बीटाडिन का यूज करते हैं घावों को भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the fire caused due to the oil, petrol, electrical fault in the type of extinguisher is used, यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष के कारण आग लगी हो तो बताओ किससे बुझाओगे? फोम से, सीटीसी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या सोडा एसिड से? किससे बुझाओगे? जल्दी बताओ किससे बुझाओगे? हाँ, जल्दी बताओ। अब याद रखेंगे, अरे याद हो जाएगा, बस आप डेली पढ़ा करो अच्छे से, याद अपने आप हो जाती है चीजें। जल्दी बताओ। देखो साइकिल पहले दिन सीखते हैं, दूसरे दिन फिर अपने को सीखनी पड़ती है, और तीसरे दिन मस्त हाथ छोड़ के चलाते हैं ना। तो पढ़ाई का भी यही है, आप रेगुलर रहोगे तो चीजें अपने आप से आती रहेगी। हाँ चलो बताओ। ये कह रहा है ऑयल है, पेट्रोल है, विद्युत है, इसके अंदर क्या यूज करेंगे? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड तो किसके लिए करते हैं, क्लास सी के लिए करते हैं, लेकिन पेट्रोल और ऑयल क्या है? सर ये तो द्रव है। ठीक है, सीटीसी क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सर ये भी क्या है? सर इसी का तो भाई है, इसको भी हटा दो। सोडा एसिड और फॉर्म, अब देखो फॉर्म को यूज कर सकते हैं या सोडा एसिड को, तो बता दो किसको करेंगे? यदि पेट्रोल, टार और विद्युत, अच्छा विद्युत का भी दोष है तो विद्युत में तो फॉर्म नहीं करेंगे, फिर फॉर्म को हटा दो, क्योंकि यहाँ पर विद्युत भी छुपा हुआ है। देखो इसमें दोनों का पूछा है, द्रव का पूछा है, मैंने द्रव का पढ़ा था, द्रव और गैस दोनों का पूछा है ना, तो विद्युत में फॉर्म नहीं यूज कर सकते। तो अब तो एक ही बचा अपने पास, सीटीसी लगाना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, हाँ। क्लियर क्लियर। तो कभी कभी आपको एस पर ऑप्शन देना पड़ता है, ये आपको एस पर ऑप्शन है। अब यहां पर देखो, जैसे मैंने गलती की वैसे आप मत करना। तेल, पेट्रोल और विद्युत, मैंने विद्युत को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ चित्र किसका है? जल्दी बताओ, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल किसका है? ये सिंबल किसका है? फॉर्म इसलिए नहीं कर सकते, हाँ फॉर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां विद्युत लिखा था, है ना? हाँ।
द फॉलोइंग फीचर ऑफ सिंबल, जल्दी से बताओ ये किसका है सर। सबसे पहले तो ये है क्या, ये चेतावनी है सर। कैसे रंग की है, पीले रंग की है। अब ये क्या बता रहा है, फ्यूज को बता रहा है क्या सर। फ्यूज तो सिंपल ऐसे बनाया जाता है, फ्यूज नहीं है। डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक का डेंजर है, बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है। फॉल्ट क्या होता है, जहां अपने को फॉल्ट दिखाना होता है लेकिन फॉल्ट के लिए लाइन खींचनी पड़ती है अपने को, ये नहीं है। और डेंजर ऑफ पैनल, पैनल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ CO2 एक्सटिंग्विशर इज यूज, कार्बन डाइऑक्साइड अभी अग्निशामक किस प्रकार की आग के लिए काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको बहुत तरीके से करना पड़ेगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक किस के लिए यूज किया जाता है। हम्म, अच्छे से बताओ। देखो सबसे पहले तो आराम से इसको समझो। सर मुझे तो ये पता है कि जो सबसे पहले क्या आता है, पानी, किसमें आता है, क्लास ए में। उसके बाद आपके क्या आता है, क्लास बी, फिर आता है क्लास सी। इस क्लास सी में अपन क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, CO2 लेते हैं। उसके बाद सर क्लास सी जैसे ही अगर ठोस में आग हो तो CO2 ले सकते हैं, यानी कि सी में तो ले सकते हैं सर, है ना। आपने क्या दे रहे हो आंसर, हाँ। यानी कि अपन सी में ले सकते हैं और डी में ले सकते हैं, ठीक है। बी में ले सकते हैं क्या, बी में कार्बन डाइऑक्साइड इतना फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि क्या है, पानी है, तो इसको भी हटा दो। ए और सी, ए में तो पानी लेते हैं तो इसको हटा दो। ए और बी, बी में नहीं। सी और डी, ये देखो सी और डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय, ठीक है। नेक्स्ट, बही स्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को खाली जगह मिलाने पर निष्प्रभाव कर देता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जिसने साइंस पढ़ रखी है उसके लिए बहुत आसान है। इन एन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एसिड वेस्ट न्यूट्रलाइज बाय, आप सबने एक अभिक्रिया पढ़ रखी होगी, कौन सी सर, उदासीनीकरण की। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण की। सर ये अभिक्रिया क्या है सर, जब अम्ल को सार से मिलाएंगे तो क्या बनता है सर, लवण और जल बनता है। तो यही तो कह रहा है, जब अम्ल का अशुद्धि हटानी है तो उसमें क्या मिलाओगे, क्षार। अच्छा, आपके शरीर में किसी ने ये अभिक्रिया देखी है, मैं बताता हूँ। आपका जब पेट खराब हो जाता है तो बाजार से क्या लाते हो, इनो। इनो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो सार होता है। तो ध्यान रखना, अंदर क्या बनी हुई है, अम्ल। बाहर से आपने क्या डाला है, क्षार। अंदर अभिक्रिया क्या क्या हो जाएगा, लवण और जल। जल अपनी जगह से निकल जाएगा, लवण अपना साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके शरीर में भी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी। दिया हुआ चिन्ह चेतावनी को दर्शाता है, बताओ ये किस चेतावनी को दर्शाता है। क्या ये आयनीकरण को दर्शाता है, धमाके, सर धमाके में तो धमाका होना चाहिए। ये तो एक तरह से देखो चारों तरफ रोशनी निकल रही है ना, इसे कहते हैं लेजर बीम। क्या कहते हैं, लेजर बीम। क्या कहते हैं, लेजर बीम, याद रखना है इसको, ठीक है। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग और आकार कैसा होता है, बताओ सूचना कैसी होती है सर, वर्गाकार। तो देखो गोलाकार तो होगी नहीं, गोलाकार होगी नहीं, या तो सी होगा या ये होगा। अब सी, सूचनात्मक रंग किसका होता है सर, ग्रीन कलर का, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये लो, इतना आसानी से आंसर आ गया। Which of the following sign have both the border and the cross between the painted of red color? निम्न में से कौन सा चिन्ह बॉर्डर और बीच में क्रॉस बना होता है। इस तरह का एक लाल कलर का बॉर्डर होता है और बीच में क्रॉस होता है। सर किसी दिन मैराथन भी ले आओ, ले आएंगे। उस दिन मैराथन ही चल रही थी, पहली क्लास मैंने मैराथन ही दी थी, लेकिन वो क्या है, बोर्ड चलना बंद हो गया, इसने धोखा दे दिया। जल्दी बताओ। तो जिसमें लाल कलर और निशान होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोहिबिटेशन, यानी कि अति आवश्यक, ठीक है। हाँ, चलिए। आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन द इफेक्ट ऑफ द पर्सन मेड ऑन द लाइन ग्राउंड नियर टू द चेस्ट डाउनवर्ड। अब देखो अंग्रेजी वाले, समझ में आ रही है, यही होता है टेक्निकल में जब अपन प्योर अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब हिंदी में पढ़ो, आपकी फील आएगी। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की विधि में किस विधि में छाती के बल लिटाया जाता है। अब तुरंत याद आ जाएगा सर, छाती के बल, सेफली, सेफर, बताओ क्या हो जाएगा, आ गया। यही फर्क होता है, हिंदी अपनी मातृभाषा हिंदी है ना, और एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश करो या हिंदी, नंबर आना चाहिए, ठीक है। छाती के बल किस में लेटाया जाता है, सेफर में, सेफली, याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट,
विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान रखना, जब कुछ समझ में नहीं आए तो विद्युत जो कर्मचारी होते हैं उनको एक चीज बताई जाती है, मेन स्विच ऑफ कर दो। कुछ नहीं समझ में आए तो मेन स्विच, पर ये पता होना चाहिए कहाँ है, नहीं तो पता चले पता ही नहीं सर मेन स्विच कहाँ है। इसलिए वहां सूचनात्मक बोर्ड लगाया जाता है कि यहाँ मेन स्विच है, नहीं तो आधे बगनों को पता ही नहीं होता, तो उसमें ध्यान रखना। मेन स्विच को ऑफ करते हैं। चक्कू से काटोगे तो चक्कू चालक है, आपको फिर से क्या करेगा, करंट दे देगा। धक्का दोगे तो आप खुद चिपक जाओगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। विद्युत कार्यशाला में अग्निशामक होता है। अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने के लिए, रेत से भरी बाल्टियों के लिए, जल व्यवस्था के लिए, ओवरलोड टंकी होनी चाहिए। उपरोक्त में से तीनों अवस्थाएं होनी चाहिए। बताओ, वैद्युतिक कार्यशाला में अग्निशमक के लिए, या विद्युत का नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपको पूछ रहा है कि विद्युत की कार्यशाला है, विद्युत की कार्यशाला। पूरा पढ़ना वरना गलत बोल दोगे, पूरा पढ़ो इसको। ये वैद्युतिक आग नहीं कह रहा है, विद्युत कार्यशाला कह रहा है, यानी आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसके अंदर कौन कौन से अग्निशमक हो सकते हैं। अग्निशमक यंत्र जहां उपलब्ध होना चाहिए, ये तो बात सही है। रेत से भरी बाल्टियां होनी चाहिए, ये थोड़ा कम सही है। जल व्यवस्था और भारी ओवरलोड टंकी होनी चाहिए, ये भी कोई मजेदार बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्लियर। रेत से भरी बाल्टियां तो सिनेमा घर वगैरह में होती है, हो सकती है लेकिन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। जल व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवर हेड टंकी होना चाहिए वैद्युतिक कार्यशाला में अग्निशमक हेतु, है ना, इसलिए ए लगाया है। डी हो सकता है कि भैया टंकी सब जगह होती है पानी की, ये बात सही है, लेकिन अग्निशमक के लिए टंकी क्या काम की। हाँ चलो, कुछ आग बुझाने के लिए चाहिए हो सकती, आग बुझाने के लिए आवश्यकता हो सकती होगी। ठीक है भाई, मान लो कोई आपकी कार्यशाला है, इस कार्यशाला में मान लो कागजों पर आग लग गई, तो पानी नहीं चाहिए क्या? पानी चाहिए। नहीं, वैद्युतिक कार्यशाला में तो कोई भी काम हो सकता है ना। मान लो कागज जल रहे हैं वहां पर, तो वहां पे आप कोई ये दूसरे थोड़ी ना इंस्ट्रूमेंट डालोगे, उस समय आप पानी का यूज कर सकते हो, बात सही है, ये कर सकते हैं। रेत से भरी बाल्टी, अगर मान लो कुछ नहीं है तो ये भी काम आएगा। अब दो सही होते हैं तो तीसरे पे जिद नहीं करना चाहिए, एग्जाम में ये खास बात होती है, तो क्या हो जाएगा, तीनों ही उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, पूरा विचार करने के बाद डी को लगा दिया है, आप भी डी को मानेंगे, सही है। और ये है हमारा पावर हाउस बैच, इसके अंदर मैं 2 मिनट का समय लेता हूँ, वापस बता देता हूँ, बार बार फोन करके पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करो। इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी आएगी। इसके अंदर मैंने कुछ जो लेक्चर है, 15 से 20 लेक्चर, वो आपको इसलिए डाले हैं क्योंकि मान लो मैं मान के चलता हूँ अगले 3 महीने में एग्जाम है, तो लास्ट के 2 महीने में जो आप मशीन पढ़ोगे ना, वो फिर बेकार हो जाएगी। लेकिन अभी आप मशीन पढ़ोगे, भारी भारी चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वो बेसिक वाला चैप्टर तो अपना कवर हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ आपकी सुविधा के लिए इसके अंदर क्लासें डाली है। ठीक है, नंबर 1, ताकि आपका समय भी बचे, और दूसरी चीज है आपको समझ में आए। तीसरा, सर उसमें से कुछ क्लास चल नहीं रही है तो वो चल जाएगी। ठीक है, और बाकी जो टोटल हमारा जो सेमेस्टर होता है ना, ये जो 4 सेमेस्टर, इस 4 सेमेस्टर में पहले ये 3 सेमेस्टर कराऊंगा ताकि आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाए, है ना, इसलिए। और बाकी ये भी आपको कराया जाएगा, और जो दूसरे रिकॉर्डिंग वाला है उसमें तो पूरा रिकॉर्ड है ही सही। ठीक है, चलो, अब कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल का कोई जॉब आएगी क्या, उसके लिए दिवाकर सर आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता है, आराम से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल फिर मिलते हैं अपन। और शायद आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपकी अब डेली क्लास होगी, तो आप अच्छे से उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। और जो ऐप वाले साथी है वो 5-10 मिनट में क्लास शुरू कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।